हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ, मुझे पूछना था कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को कुछ भी चेंजेस चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन ज़रूर दें। एपिसोड 14 की शुरुआत अटॉर्नी सियोक से होती है, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और पता चलता है कि उन्हें स्टेज 3 का स्टोमक कैंसर है। योंगवू ऑप्टिमिस्टिक वे में उनके सर्वाइवल का रेट बताती है, जो कि 30 to 40% होता है। सब योंगबू को ऐसा करने से रोकते हैं। फिर जो ही मियोंग सियोक को और खाने को सजेस्ट करती है, पर वो मना कर देते हैं। ये देख योंगबू हैंगबुक नूडल्स के मालिक को खोजने का प्लान बनाती है, ताकि अटर्नी सियोक मरने से पहले फिर से नूडल्स खा सकें। पर अटर्नी सियोक योंगबू को ऐसा करने से मना कर देते हैं। हॉस्पिटल के बाहर वो फिर से हैंगबुक नूडल्स के ऑनर को खोजने के लिए डिस्कशन करते हैं, जहां मिनबू भी शामिल होता है और अप डाउन खेल के 2 टीम बनाते हैं। अटर्नी चोई और मिनबू का एक टीम बनता है और उन चारों का दूसरा टीम बनता है। योंगवू अपने टीम के साथ हैंगबुक नूडल्स जाती है, जहां वो काउंटर पर हैंगबुक नूडल्स के ऑनर के बारे में पूछती है। इधर जुनहो सेफ के रिएक्शन को नोटिस करता है, जहां हैंगबुक नूडल्स ओरिजिनल होने का दावा करता है। ये सब देख के सेफ वहां से बाहर निकल जाते हैं। इधर चोई और मिनबू अपनी खोज जारी रखते हैं और पूछताछ के दौरान उन्हें पता चलता है कि वो वक्त के साथ नहीं ढल सकें, इसलिए आउटडेटेड होने के साथ उनको उनकी शॉप बंद करनी पड़ी। रात हो जाती है। जुनहो हैंगबुक नूडल्स के सेफ से बात करने के लिए खड़ा होता है और उनका पीछा करता है, जो कि हैंगबुक नूडल्स के शॉप पर जाकर रुकता है। जुनहो को सामने देख सेफ घबरा जाता है और उसे बताता है कि वो हैंगबुक नूडल्स के मालिक का स्टूडेंट था। सेफ कहता है कि जब वो वहाँ स्टूडेंट था तो हैंगबुक नूडल्स वाले ने उन्हें सेफ की नौकरी दी और हैंगबुक नूडल के रेसिपी को चुरा कर उसका नाम बदल दिया और टीवी पर एडवर्टाइज किया, जिससे हैंगबुक नूडल्स फेमस हो गया और सारे कस्टमर अब हैंगबुक नूडल्स आने लगे। इसी कारण हैंगबुक नूडल्स के ऑनर को शॉप बंद करना पड़ा। जुनहो उनका एड्रेस पूछता है तो सेफ कहता है कि वो ऐसी जगह है जहां माउंटेन और ओशियन अच्छे हैं। होटल में सभी इसी बारे में बात करते हैं। फिर योंगवू सोचती है और कहती है कि ये माउंटेन वाटर नर्सिंग होम हो सकता है। गुरामी योंगवू से नर्सिंग होम का एड्रेस पूछती है तो योंगवू फ्लैशबैक में जाकर उन लेटर्स को जूम करके देखती है, जो कि हैंगबुक नूडल्स के बाहर रखे थे। सीन शिफ्ट होता है, जहां योंगवू और जुनहो नर्सिंग होम जाकर काउंटर पर लेटर्स को दिखाकर पता करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ऑनर वहां लास्ट डे विजिट किया था। हालांकि उसकी मॉम वहां रहती है, पर वो उनसे मिल नहीं सके। निराश होकर वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं तो योंगवू को अटर्नी सियोक का कॉल आता है। वो उनसे केस के बारे में पूछते हैं, पर बेचारी योंगवू उन्हें इनडायरेक्टली बता देती है कि वो नूडल्स के ऑनर की खोज में है। पहले तो अटर्नी सियोक योंगवू को डांटते हैं, पर बाद में उसके इस हरकत पर स्माइल करते हैं। इधर कोर्ट में योंगवू हेड मॉन्क से टेम्पल के बजट ब्रेकडाउन के बारे में पूछती है। फिर सरकार से मिलने वाले एडमिशन फीस और कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन फीस के बारे में पूछती है और इस डाटा को रिवील करने को कहती है, पर वो इसका खुलासा नहीं करते। यहाँ योंगवू का राइवल अटर्नी इसका ऑब्जेक्शन करता है, जिससे कि जज अटर्नी वू को ऐसा बेतुका सवाल करने के लिए डांटती है। यहाँ पर योंगवू को केस हाथ से फिसलता नजर आता है। इधर हॉस्पिटल में अटर्नी सियोक की एक्स वाइफ उनसे मिलने आती है, जो कि उनके हेल्थ के लिए गुस्से से चिंता जाहिर करती है। इतने में अटर्नी वू आकर उनके कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करती है और उनसे केस के बारे में बात करती है और लीगल एडवाइस मांगती है। योंगवू और जीसू एक दूसरे को देखते हैं तो अटर्नी सियोक उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर अटर्नी सियोक और योंगवू केस के बारे में बात करने लगते हैं। ये देख जीसू सैड होती है और बाहर जाकर वेट करती है। फिर जब योंगवू बाहर जा रही होती है तो उसे रोक कर कहती है कि आज तुमने याद दिला दिया कि मैंने उन्हें क्यों छोड़ा। वो थोड़ा सा भी नहीं बदले। मैं उनके साथ होकर भी अकेला फील करती थी। सच कहूँ तो मैं खुश नहीं थी।
ये कहकर वो इमोशनल हो और सैड हो जाती हैं। इतने में योंगवू को डैड का कॉल आता है और सोचते हुए योंगवू जुनहो के बारे में बात करती है और डैड का जुनहो के बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए जुनहो को घर बुलाने को पूछती है। डैड कहते हैं कि बेशक मैं उस इंसान से ज़रूर मिलना चाहूँगा ताकि मैं देख सकूँ कि वो मेरी बेटी को खुश रख पाएगा या नहीं। यह सुन के योंगवू सोच में पड़ जाती है और अपने लिए डाउटफुल हो जाती है और डैड से कहती है कि जुनहो बिल्कुल वैसा ही इंसान है जैसा आप चाहते हैं। इतने में योंगवू इमोशनल हो जाती है और कहती है कि प्रॉब्लम जुनहो नहीं बल्कि मैं हूँ। क्या मैं जुनहो की केयर उस तरह कर पाऊंगी जिस तरह वो मेरा करता है, या फिर वो मेरे साथ होकर भी अकेला फील करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि हमारे डॉल्फिन कपल डॉल्फिन देखने के लिए आए होते हैं। योंगवू जुनहो को देखते हुए कुछ कहने को सोच रही होती है। हिम्मत करके योंगवू कहती है कि हमें डेट नहीं करना चाहिए। जुनहो ये सुन के हैरान होता है और कहता है कि अचानक तुमने ऐसा क्यों कहा? कहीं अटर्नी सियोक की बीमारी को लेकर तुम ये तो नहीं सोच रही कि उनका तबीयत खराब है और हम इधर डेटिंग पर आए हैं? जुनहो दो तीन और रीज़न देता है पर योंगवू उसे एक्चुअल रीज़न नहीं बताती। फिर जुनहो पूछता है कि क्या तुम इसलिए ये कह रही हो क्योंकि इतने दिनों में हमने एक भी डॉल्फिन्स नहीं देखे? फिर जुनहो हेडमोंग के द्वारा कहे गए बातों को याद दिलाकर कहता है कि तुम्हें याद है कि हेडमोंग ने कहा था कि जो हम देखते हैं वो हमेशा हमारे लिए सब कुछ नहीं होता। इतने में जुनहो द्वारा कही गई हेडमोंग की बातें योंगवू के माइंड में क्लिक कर जाती है और उसे केस को प्रोसिक्यूट करने का आइडिया मिल जाता है और वो जुनहो को केस के बारे में बताने लगती है। पर जुनहो ये देख के थोड़ा गुस्सा होता है, होगा भी क्यों नहीं, इधर उसका ब्रेकअप हो गया है और उसे है कि केस की पड़ी है। योंगवू अटर्नी सियोक से केस के बारे में डिस्कशन करने के लिए जाने लगती है। जुनहो रोकता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, और गुस्सा भी होता है पर योंगवू सॉरी कह के चली जाती है। बेचारा जुनहो टूटे हुए दिल के साथ योंगवू को जाते देखता रहता है। यहाँ वो दोनों डॉल्फिन देखने का अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। फिर सीन कोर्ट रूम का दिखाते हैं जहाँ योंगवू पॉइंट आउट करती है कि हाईवे पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसके लिए टेम्पल टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती। जज द्वारा ये पॉइंट नोट किया जाता है और फाइनली योंगवू केस जीत जाती है। हालांकि उसके लिए आगे प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। ट्रायल जीतने के बाद सब जा रहे होते हैं। कार में जुनहो को देख वो डिसाइड करती है कि वो जुनहो के साथ नहीं जाएगी और गुरामी को ज्वाइन करती है। जहां गुरामी पूछती है तो योंगवू उसके ब्रेकअप के बारे में बताती है। इधर चोई और हवान मिन को भी उनके ब्रेकअप के बारे में पता चलता है तो हवान मिन जुनहो को ड्रिंक के लिए पूछता है। फिर सीन ड्रिंक करते हुए जुनहो का दिखाते हैं जहां वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया होता है और नशे में अपने ब्रेकअप के रीज़न को ढूंढ रहा होता है। फिर ये दोनों जुनहो को समझाते हैं और उसे ये सोचने से मना करते हैं अब के ड्रामा हो और कैरियोके सीन ना हो ही नहीं सकता। कैरियोके में मिस्टर हैरी और गुरामी गला फाड़ फाड़ कर गाना गा रहे होते हैं पर हमारे योंगवू बेचारी जुनहो के बारे में सोच कर सैड हो रही होती हैं। इधर जुनहो इतना ड्रिंक कर लिया होता है कि हवान मिन उसे उठा कर लाता है और उसे बेड पे सुलाता है। फिर वो अटर्नी चोई को भी जाकर सोने को कहता है पर चोई उससे बात करने को कहकर दोनों बालकनी में जाते हैं जहां चोई मिन के बिहेवियर में सडन चेंज के बारे में पूछती है तो मिन कहता है कि तुम मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो, कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करती। ये सुन के चोई डिनाई नहीं करती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों को बातें करते देख गुरामी देखती है तो बेचारी का दिल ही टूट जाता है और खुद को रिजेक्टेड फील करती है और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो फिर से कैरियोके में ब्रेकअप सॉन्ग गाने के लिए चली जाती है। ना चाहते हुए भी इन दोनों बेचारों को भी गुरामी को ज्वाइन करना पड़ता है। अब टाइम सबके घर जाने का होता है। जुनहो अटर्नी सियोक को हॉस्पिटल रिसीव करने आता है और फिर उनसे उनकी एक्स वाइफ के बारे में पूछता है कि क्या वो चली गई।
अटर्नी सियोक बताते हैं कि पास्ट में किए गए गलतियों को लेकर अपनी एक्स वाइफ से माफ़ी मांगना चाहते थे और उनसे एक मौका और चाहते थे, पर वो ये सब सुने बिना चली गई। अपनी गलतियों को बताते हुए अटर्नी सियोक जुनहो को सजेस्ट करते हैं कि अगर कभी तुम रिलेशनशिप में रहो तो कभी भी उसे जाने मत देना और उसे बताना कि तुम उसे कितना लाइक करते हो। अब बालकनी वाले सीन के बाद जब जोई और मिन एक दूसरे को फेस करते हैं तो दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को ऐसा रिएक्ट करने को कहते हैं जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। बेचारी गुरामी उन दोनों को बातें करते देख मिनवो के सामने पागलों वाली हरकत करने लगती है। फिर मिस्टर हैरी आकर उसे वहां से ले जाते हैं। जाते टाइम वो लोग टिकट बूथ को क्लोज देख बहुत खुश होते हैं। जाने से पहले वो लोग टेंपल विजिट करते हैं जहां वो हेड मॉन्क से मिलते हैं और उन्हें गवर्नमेंट से प्रॉपर फंड दिलवाने और टेंपल के आसपास के एरिया के प्रिजर्वेशन का वादा करते हैं। हेड मॉन्क उनकी हेल्प के लिए थैंक्स बोलते हैं और फिर उनको लंच के लिए पूछते हैं। फिर लंच के लिए जाते टाइम हेड मॉन्क अटर्नी सियोक से उनके तबीयत के बारे में पूछते हैं और फिर उन्हें बुद्धिज्म की टीचिंग भी देते हैं। फिर योंगबू भी अटर्नी सियोक को टेंपल को हेल्प करने के लिए उन्हें थैंक्स करती है। फिर वो सब लंच करते हैं तो सबको नूडल्स का टेस्ट अच्छा लगता है। इतने में अटर्नी सियोक कहते हैं कि इसका टेस्ट बिल्कुल हैंगबुक नूडल्स के जैसा है। इतने में योंगबू के माइंड में फिर से क्लिक करता है और उसे समझ आता है कि जहां वो नूडल्स ऑनर रहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि यही टेंपल है। फिर योंगबू सेफ को देखने के लिए दौड़ती है जहां उन्हें पता चलता है कि ये वही ऑनर हैं जिन्हें वो खोज रहे थे। फिर योंगबू उन्हें फिर से हैंगबुक नूडल्स बनाने को कहती है पर वो मना कर देते हैं। पर यहाँ हमारे सारे अटर्नीज उन्हें लीगल एडवाइस देते हैं कि कैसे वो हैंगबुक नूडल्स को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इन लोगों को ऐसा करते देख अटर्नी सियोक खुश होते हैं। सीन हैंगबुक नूडल शॉप का दिखाते हैं जो कि अब ओपन हो चुका है और शॉप के ऑनर अटर्नी सियोक के फेवरेट मीट नूडल्स बनाकर सर्व करते हैं। जब अटर्नी सियोक नूडल्स टेस्ट करते हैं तो उनके फेस पे जो स्माइल और सेटिस्फेक्शन होता है उन्हें देख योंगबू भी खुश होती है। फिर सबको खाते देख अटर्नी सियोक भी बहुत खुश होते हैं। फिर सीन फ्लाइट का दिखाते हैं जहां सब सियोल के लिए वापस आ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हानवादा लॉ फर्म का दिखाते हैं जहां सीईओ हान टीवी पर तेसोमी के कंफर्मेशन हियरिंग न्यूज को देख रही होती है। फिर वो एक रिपोर्टर से मिलती है जो तेसोमी के पास्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। मतलब वो तेसोमी की बेटी को खोज रहा होता है और वो बताता है कि शायद वो बू योंगबू है। इस बात को सीईओ कंफर्म करते हैं कि योंगबू ही तेसोमी की बेटी है। फिर सीईओ उस रिपोर्टर को सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने को प्रॉमिस करती है पर उसे तेसोमी के कंफर्मेशन हियरिंग तक रुकने को कहती है। फिर वो रिपोर्टर योंगबू से मिलने के लिए पूछता है पर सीईओ हान उन्हें अभी मिलने से मना कर देता है। सस्पिशियस नोट के साथ हमारे इस ड्रामे का अंत होता है।